अनुमा जी, आप चूंकि सेना में भी रही हैं और अब राजनीति में भी हैं, तो राजनीति के सवाल तो हम थोड़ा पीछे रखते हैं, बट ये आप जब सेना में थी तब ये राफेल स्टोरी वहाँ से शुरू हुई थी, तो इसके बारे में ज़रूर आपको जानकारी होगी। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को जानने का अधिकार है कि वो स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी और उसकी असलियत क्या है। देखिए, मैं एक महिला अधिकारी हूँ जो लॉजिस्टिक्स ब्रांच से आती है, यानी कि ये ब्रांच पेन से लेके एयरक्राफ्ट तक हर प्रोक्योरमेंट में शामिल रहती है। तो हमारे यानी इसका मतलब मैं सबको समझा दूं कि जो भी सेना बाय करती है या जिसके लिए भी अप्लाई करती है या जो भी उनकी जरूरत होती है, वो सब आप लोगों को पता होता है और उस प्रक्रिया का आपको नॉलेज होता है और आप लोग उसका हिस्सा होते हैं। जैसे जहाज की खरीद होती है तो पायलट बताता है कि मुझे ऐसा जहाज चाहिए, तो इंजीनियरिंग ऑफिसर फिर उसमें रिसर्च करता है कि ऐसा जहाज कहाँ हो सकता है, और फिर हमको वो बताया जाता है कि ये सोर्सेज हैं, अब आप इनमें टेंडरिंग कर सकते हैं या इनसे लेटर ऑफ इंटेंट मंगा सकते हैं कि अगर हम अपनी बिड डालेंगे तो क्या आप उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और ये ग्लोबल टेंडरिंग होती है जब हम जहाज खरीदते हैं। तो उसमें हमारे जैसे लॉजिस्टिक्स ऑफिसर उस टीम का एक अहम हिस्सा होते हैं। 3 लोग हिस्सा होते हैं, एक पायलट खुद यानी कि जो यूजर है, दूसरा वो व्यक्ति जो प्रोवाइडर बनेगा और आगे चल के मेंटेनेंस सर्विस देगा, और तीसरा वो जो उसे खरीदेगा और मार्केट में सबसे कम प्राइस पे और सबसे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ खरीदेगा। तो ये काम मिलके होता है सेनाओं में। और 2007 में राफेल की टेंडरिंग हुई, लेकिन उसके पहले एक चीज आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस की जो भी सरकारें थी उन्होंने 65 सालों में लगभग 3000 जहाज खरीदे। जैसे कि अपने समय का सबसे बेहतरीन मिग 21 तब खरीदा था 80s में। ऐसे ही AN-32 मालवाहक जहाज थे जो हमने रशिया से खरीदे थे, और फिर उसके अलावा हमने एवरोज खरीदे, आगे चल के मिराज 2000 खरीदे, उसके बाद हमने सुखोई 30 भी खरीदे, बीच में जैगुआर्स, हंटर्स, ये सब अपने अपने समय पर आते गए, अपने समय के बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स रहेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कभी उसका ढोल नहीं पीटा। बीच में जिस समय कारगिल हुआ उस समय ताबूत घोटाला हुआ, उस समय भी हमारी सेनाओं में लगभग करीब 12 स्क्वाड्रन्स की कमी थी। एक स्क्वाड्रन में कितने जहाज होते हैं ये मैं आपको नहीं बताना चाहती, लोग जानते हैं क्योंकि ये सारी चीजें खुले मंचों पर उपलब्ध हैं, पर हमें 12 स्क्वाड्रन्स की कमी थी। तो कारगिल के समय ये चीज और उभर के आई कि एयरक्राफ्ट तो चाहिए होंगे। तो ताबूत घोटाले के कारण जब ये प्रपोजल एयर हेडक्वार्टर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाला कि मिराज 2000-5 नाम का जहाज है जो हर तरह से स्पेसिफिकेशन में ठीक है, सेम कंपनी है, हम केवल एक 100 जहाज का ऑर्डर उनको देना चाहते हैं, तो उस ऑर्डर को डर के मारे क्वैश कर दिया गया, क्योंकि एक घोटाले में बीजेपी की सरकार तब फंस चुकी थी। तो वो दूसरा घोटाला बचाने के लिए उन्होंने वो पूरी परचेज की प्रक्रिया जो बिल्कुल ऑर्डर के स्टेज पर आ गई थी, ऑर्डर के बाद लगभग 3 साल लगते हैं जब वो मटेरियलाइज होता है, कभी कभी 5 साल भी लगते हैं, तो उन्होंने वो ऑर्डर नहीं दिया। इसके कारण जब यूपीए की सरकार आई तो उसके सामने एयरक्राफ्ट्स की कमी बहुत उनके सामने आ गई एकदम से। तो उनको सबसे पहले ये करना पड़ा कि सारा कुछ तैयार करके नई बिडिंग करनी पड़ी। उसी समय कांग्रेस की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने एक एरो इंडिया नाम का शो बैंगलोर में शुरू किया हर ऑल्टरनेट ईयर, 2007 में, 2009 में, 2000, यह हर साल होता है, अभी तक भी होता है। तो उसमें अलग अलग कंट्रीज के लोग अपने एयरक्राफ्ट्स लेके डिस्प्ले करने आते हैं। तो 2007 में हमने पहली बार एयर हेडक्वार्टर ने टेंडरिंग की, और उसमें अंततः आते आते 2011-12 तक 2 एयरक्राफ्ट सेलेक्ट हुए, यूरोफाइटर और राफेल। लेकिन राफेल L1 था उस समय। यूरोफाइटर में एक बीजेपी के नेता हैं जो आजकल बीजेपी के खिलाफ बोला करते हैं, यह सुना गया है कि उनके सन इन लॉ यूरोफाइटर की कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने राफेल की प्रक्रिया के ऊपर सवाल लगाते हुए कोर्ट में केस लेकर गए। चूंकि L1 राफेल था, वैसे भी यूपीए की सरकार उसका ऑर्डर देने वाली थी, लेकिन ये जो बीच में पेच आ गया तो उन्होंने सोचा कि आराम से ऑर्डर देंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी तहकीकात जो भी होना है वो हो जाए। और इसी बीच दासो एविएशन जो कि बनाती थी, उसने ये कह दिया कि हम HAL के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स को हम अपना सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। तो इन सब कारणों से यूपीए की सरकार उसका सप्लाई ऑर्डर नहीं दे पाई। आगे चल के जब एनडीए की सरकार आई तो 1 साल तक वो केस की फाइल आगे पीछे घूमती रही, लेकिन एक दिन, शायद वो जून 2015 का समय था, उस केस को अचानक बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि ये राफेल हम अभी नहीं खरीद रहे हैं। MMRCA प्रोजेक्ट कहते हैं हमसे।
अब जब वो फाइल बंद हो गई और सेना ने कहा कि हमको तो जहाजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फिर जो भी हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन परचेज प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए और ये कहा गया हम इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट फ्रांस के साथ कर रहे हैं और सीधे सप्लाई ऑर्डर दे दिया गया, जो कि प्रक्रिया में नहीं आता। ना तो उस पे नेगोशिएशन हुआ, क्योंकि जब भी इंटर गवर्नमेंट कोई भी केस होता है, जब हम परचेज करते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमें उसका प्राइस का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हमें डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जब हम जहाज दासों से खरीद रहे थे तो हम लगभग 500 करोड़ में खरीद रहे थे। सप्लाई ऑर्डर में एक जहाज जो था वो 1500 करोड़ के लगभग था। ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये फुल्ली लैडन एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये पूरी तरह से बिल्ट अप एयरक्राफ्ट है, लेकिन आगे चल के हमने देखा कि उसके भी इक्विपमेंट बार बार खरीदे गए। तो दो चीजें नहीं समझ में आई कि आपने इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया तो आपने उसमें प्राइस का फायदा क्यों नहीं ले पाए हम, पहली बात। दूसरी बात, 126 एयरक्राफ्ट्स की जरूरत थी, जिसमें से हम 18 वहां से बने हुए लेने वाले थे और बाकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत में बनाने वाले थे, जिसका हमें बड़ा फायदा होता। जैसे हमने सुखोई 30 बनाए, जैसे हमने मिराज 2000 यही बनाए हैं हमने सब वो एयरक्राफ्ट, लेकिन हमने जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं खरीदी 1500 करोड़ देने के बाद भी हर जहाज पे, तो हमारे पास वो चीज भी नहीं रही। तो परचेज प्रक्रिया का इसमें नुकसान हुआ, इसमें हमें प्राइस का एडवांटेज नहीं मिला, हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली। तो इन सब चीजों का सरकार ने कभी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बंद लिफाफों में उस पर बात की। तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब दूसरी टेंडरिंग ही नहीं हुई और सीधे सप्लाई ऑर्डर दिया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें ये गलत दिखता है कि प्रक्रियाओं का पालन किए बगैर राफेल की परचेज हुई है। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं रही है, जिसके कारण सवाल उठते हैं और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की सेनाओं में एयरक्राफ्ट की कमी का एक बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद भी हमने सिर्फ 36 जहाज खरीद के भी उससे ज्यादा हम कुछ नहीं खरीद पाए। तो जहां कांग्रेस और यूपीए की सरकारों का हर साल जहाज की खरीद 28 के लगभग थी, प्रति वर्ष हमने लगभग 27 से 28 अलग अलग तरह के जहाज खरीदे, वहां यूपीए की सरकार के जाने के बाद एनडीए की सरकार ने बड़ी मुश्किल से पिछले 11 सालों में कुछ तेजस बनाए जो प्रोजेक्ट 93 से चल रहा था, और कुछ मिराज 2 ये राफेल खरीदे, जिससे हमारी सेनाओं में आज भी स्क्वाड्रन्स की कमी है। हमारे एयर चीफ ने आज से 8 महीने पहले जब ये बात कही थी तो उनका मुंह बंद करा दिया गया था और उसके बाद उन्होंने ये मंच पर कभी नहीं दोहराया। तो क्या ये संभव है, जैसे आपने कहा कि आज भी हमारे पास कुछ जहाज की कमी है, कुछ और इक्विपमेंट्स की भी कमी हो सकती है? क्योंकि देखिए अभी जो स्थितियां हैं, ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया, लेकिन स्थितियां ऐसी हुई कि हमारे लोगों को मारा गया तो हमें उसका जवाब देना पड़ा। तो यदि ये जो कमियां हैं ये समय से अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो हमारी कमजोर पड़ने की गुंजाइश होती है। सेना का जो स्क्वाड्रन्स का कोरम है, मैं वायुसेना की बात कर रही हूँ, या जिस भी सेना का, अगर वायुसेना है, नौसेना है, थल सेना है, इनके जो भी इक्विपमेंट का जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होगी तो नेचुरली हम जो 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं आजकल, उसमें हमें प्रॉब्लम होगी। और सेना में अब अग्निपथ जैसी स्कीम आने के कारण सेना में हमारे पास 1.5 लाख के करीब सैनिकों की कमी भी हो गई है। तो भारत की सेना जो अपनी 4थी विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना, जो 5वीं विश्व की सबसे बड़ी थल सेना के रूप में जानी जाती थी, उसमें प्रॉब्लम्स तो आ रहे हैं। लेकिन एक और झूठ बोला जाता है, कई बार बोला गया है कि जब यूपीए की सरकार थी तो लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी। इतना बड़ा झूठ है ये, कई फोरम से बोला जाता है। असल में उसकी प्रक्रिया लगातार चल रही थी, क्योंकि परचेज की एक एक प्रक्रिया 8 से 10 साल का समय लेती है। तो यूपीए की सरकार अगर 10 साल रही और उसने आने के 4 साल बाद अगर वो प्रक्रिया शुरू की, जब उसको रिक्वायरमेंट पता चली, तो उसके पूरा होने के, जब पूरा होके वो सामान आया तो उसका श्रेय एनडीए की सरकार ने ले लिया। तो सारी परचेज प्रक्रियाएं जो उस समय हमने शुरू की, उसका श्रेय वर्तमान सरकार लेती है। और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हमारी सेना के लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी, हमारे सेना के लोगों को एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट की क्लोथिंग नहीं मिलती थी। ये सारे बड़े झूठों के साथ बड़ा वहम बनाया गया है। सेना के लोग इंटरनल बातें जानते हैं कि ये प्रक्रियाएं अपनी अपनी प्रोसेस में थी। ये सरकार जब जाएगी और उसने मान लिया कोई परचेज प्रपोजल अभी इनिशिएट किया है, उसको पूरा करने में भी 10 साल लगेंगे। तो इस तरह से भ्रांति फैलाकर लोगों के बीच में ये गलत बताया जाता है कि आज हमारी सेना का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सच तो ये है कि हमारा जो इन हाउस प्रोडक्शन है
उसकी कीमत बाहर नहीं है। हमने जिनको भी एक बार अपने आइटम्स भेजे, आयुध भेजे, उन्होंने कभी सप्लाई ऑर्डर रिपीट नहीं दिया हमको। तो इन चीजों के मद्देनजर मैं समझती हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए कि सेना को लेकर जो लोग राजनीति करते हैं वो देश के निर्माण में सबसे कमजोर लोग होते हैं, और सेना के भरोसे राजनीति करना, इसके लिए जनरल वेद मलिक ने कारगिल के दौरान ये कहा था कि सेनाओं के बारे में बैनर पोस्टर मत लगाइए चुनावों के दौरान। हालांकि उस चुनाव को भी बीजेपी ने जीत लिया था, लेकिन कम से कम हमारे एक सेना अध्यक्ष ने इसके ऊपर आवाज उठाई थी।